हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। पर्यावरण। देखिए, अब देखेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण की परिभाषा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है बाहरी, यानी चारों तरफ का। अब देखिए, चारों तरफ से घिरा हुआ बाहरी भाग क्या कहलाता है? पर्यावरण। परि का अर्थ होता है बाहरी या आसपास, और आवरण का अर्थ होता है चारों तरफ से घिरा हुआ भाग। देखिए, हमारे चारों ओर का घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत सभी जीवधारी वनस्पति, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, यानी हमारे चारों ओर से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसमें क्या है, जीवधारी हो गए, यानी सभी जीव आ गए, वनस्पतियाँ आ गए, पेड़ पौधे आ गए, गैसें आ गई। अब देखिए, पदार्थ हो गया, पदार्थ का ठोस द्रव गैसें आ गई। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। अब देखिए, वैज्ञानिक हर्ष, इन्होंने बताया कि पर्यावरण के उन सभी दशाओं तथा प्रभावों का योग जो प्राणियों के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण के घटक होते हैं। पर्यावरण के दो प्रकार के घटक होते हैं। पहला है भौतिक घटक, दूसरा है जैविक घटक। भौतिक घटक यानी हो गया जिसमें जान नहीं है, मतलब गैसें हो गई, ठोस द्रव गैसें, ये सब चीज़ें हो गई। अब जैविक में क्या हो गया? वनस्पति हो गए, मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए। देखिए आगे, भौतिक घटक, इस घटक के अंतर्गत स्थान, जलीय भाग, वायु, ठीक है, जलवायु हो गए, खनिज हो गए, जलीय भाग हो गया, क्या स्थान हो गए जिसमें जान नहीं है, वे चीजें। जैविक घटक में क्या हो गया? जीव धन है, यानी जीव जिसमें जान है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव। नेक्स्ट, पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। भौतिक में क्या हो गया? स्थल, जल और वायुमंडल। जैविक में देखिए, वनस्पति, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव और मानव। अब देखिए, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। हालांकि ये पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, यानी पर्यावरण जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। देखिए, आप रटिए मत, इस चीज को समझिए। अब ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब देखिए 90% एनर्जी ये जा रही है पर्यावरण में, किसके रूप में? हीट के रूप में, यानी ऊष्मा के रूप में। और 10% एनर्जी जा रही है उत्पादक में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, यह है प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें भी जा रही है कितनी? 10%। और 90% जा रही है एनवायरनमेंट में। अब सन तो, ये सूरज तो दे रहा है 100% एनर्जी। ठीक है, अब 90% हीट के रूप में कहाँ जा रही है? एनवायरनमेंट में जा रही है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता से 10% एनर्जी जा रही है द्वितीय उपभोक्ता में, और 90% कहाँ जा रही है? एनवायरनमेंट में, हीट के रूप में। नेक्स्ट देखिए, शीर्ष उपभोक्ता, इसमें जा रही है कितनी? 10%। और 90% कहाँ जा रही है? एनवायरनमेंट में। देखिए नेक्स्ट, एट लास्ट, सबसे अंत में ये अपघटक में जा रही है। ठीक है, 0.01, यानी 100% में से लास्ट में कितनी जा रही है? 0.01। ऊर्जा में क्या हुई? कमी हुई। और प्रत्येक पोषक स्तर में ऊर्जा कितनी आ जा रही है? 10-10%। और अपघटक में आपको पूछा जाए तो आप कहोगे 0.01%। देखिए, अब इसकी परिभाषा, उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा। ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का उत्पादक, देखिए उत्पादक में, फिर उत्पादक से कहा जा रहा है? उपभोक्ता में। और अंत में कहा जा रहा है? अपघटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, यहाँ से ली गई, फिर गया उत्पादक में, फिर गए क्या है? उपभोक्ता में, यहाँ तक, शीर्ष उपभोक्ता तक, फिर लास्ट में कहाँ गए? अपघटक में। और अपघटक में लास्ट में जाके बचता है 0.01 एनर्जी। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, कुछ इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश गया उत्पादक में, फिर शाकाहारी, मांसाहारी, फिर क्या आया? शीर्ष मांसाहारी, लास्ट में क्या आया? अपघटक। ठीक है, देखिए, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? देखिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, सीधी सी बात है। यानी उत्पादक और उपभोक्ता एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, उपभोक्ता किस पर डिपेंड है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होता है। अब देखिए, जिसके कारण उत्पादक हरे पादप, उत्पादक क्या है? हरे पादप,
वो उपभोक्ता आपस में मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। कुछ इस प्रकार से समझिए उदाहरण। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है, मेंढक को मोर खाता है। देखिए, अब देखिए उपभोक्ता किस पे डिपेंड है? उत्पादक से, यानी एक दूसरे पे ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? निर्भर ही है। और दोनों मिलकर एक जाल समान संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल या फिर आहार जाल। ठीक है। अब घास को हिरन खाता है, हिरन को भेड़िया खाता है, भेड़िया को कौन खाता है? शेर खाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब देखिए ये खाद्य जाल, देखिए हरे पादप है, हरे पादप को बकरी खा रही है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, बकरी को भेड़िया खा रहा है, भेड़िए को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। फिर से देखिए, हरे पादप को खरगोश खा रहा है। ठीक है। अब खरगोश को कौन खा रही है? बिल्ली खा रही है। बिल्ली को कौन खा रहा है? देखिए, बिल्ली 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 बिल्ली। हाँ, बिल्ली तक इस टॉपिक है यहाँ पे। हाँ, देखिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हरे पादप को खरगोश खा रहा है, खरगोश को कौन खा रहा है? मनुष्य खा रहा है। ठीक है। अब देखिए फिर से, हरे पादप को बकरी खा रही है, बकरी को भेड़िया खा रहा है, भेड़िया को शेर खा रहा है। देखिए फिर से, हरे पादप को चूहा खा रहा है, चूहा को बिल्ली खा रही है, बिल्ली को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। और मोर को भी कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। ठीक है। फिर से देखिए, हरे पादप को चूहा खा रहा है, चूहे को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। फिर से देखिए, हरे पादप को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को सांप खा रहा है यानी सर्प खा रहा है, सर्प को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। और मोर को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। ठीक है। यानी क्या है? ये एक मिलकर क्या बना रहे हैं? खाद्य जाल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में आए तो आपको ये बनाना है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है? पोषी स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता और अंत में क्या है? शीर्ष उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। ये क्या है? पोषी स्तर, इसलिए आपको देख लेना है। पीछे तो हमने देखा था उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर शेष उपभोक्ता। ठीक है। और इसके बाद अगर आप मेंशन करना चाहो तो अपघटक भी मेंशन कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंधीय सूचक के उदाहरण। गंधीय सूचक यानी ऐसे सूचक जिनमें गंध आती हो। ठीक है। वो क्या है? वेनिला, प्याज, लहसुन इत्यादि। ठीक है। शुद्ध जल यानी आसुत जल का पीएच कितना होता है? आसुत जल का पीएच होता है 7। अब देखिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध यानी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। देखिए, RS से हम बताते हैं यानी टोटलिंग करते हैं, R1, R2, R3। ठीक है। कुछ इस प्रकार से। अब बट्टे में लिख दोगे ना 1 बट्टा करके, तो ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन। कुछ इस प्रकार से समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का सूत्र बताइए। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है। ये आपको याद करना है। एग्जाम में श्रेणी क्रम में पूछा गया था, हो सकता है आपको पेपर में फिर से श्रेणी क्रम दिख जाए या फिर समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन मिल सकता है। तो देखिए 1/RS, यानी श्रेणी क्रम याद कर लिया ना आपने, इसका अपोजिट कर दो, यानी श्रेणी क्रम RS है। ठीक है, RS है। अब क्या करोगे? 1/RS कर दोगे। ठीक है। फिर 1/R1, 1/R2, 1/R3, 3 पूछा तो 3 लिख दो और डैश डैश करके छोड़ दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी कुंडली, ये परिभाषा है, जब किसी कुंडली को प्रबल, प्रबल का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग, जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घुमाते हैं। एक कुंडली है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, एक प्रबल यानी चुंबकीय उसका क्षेत्र है ना बहुत ज्यादा प्रबल है, वहां पे बल लगाकर घुमाते हैं, यानी कुंडली को बल लगाकर कुछ घुमा रहे हैं इस प्रकार से। तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित होती है। देखिए, ये एक कुंडली है। ठीक है। जब किसी कुंडली को प्रबल, ये यहाँ पे क्या है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यानी माना प्रबल क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, इस कुंडली को बल लगाकर घुमा रहे हैं, ये घूम रही है कुंडली। ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से घूम रही है। ठीक है। अब देखिए, तो कुंडली के अंदर, ये कुंडली है ना, इसके अंदर क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। देखिए, एक धारा प्रेरित होती है, एक धारा प्रेरित होगी, अतः यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगी। फिर से देखिए, जब किसी कुंडली को, एक कुंडली को कहाँ रख दिया? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। ठीक है। और इसे क्या करेंगे? बल लगाकर हम घुमाते हैं, तो ये जो कुंडली है ना, इसके अंदर एक धारा प्रेरित होने लग जाएगी।
और यही क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।